चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरो जनरेटेड डिजीज। ठीक है। ये सारी ब्रेन की डिजीजेज हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सबसे फेमस बीमारी का नाम है, जिसका नाम है अल्जाइमर डिजीज। तो अल्जाइमर डिजीज एक प्रोग्रेसिव न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि ये धीरे धीरे ब्रेन सेल्स को क्या करता है, डैमेज कर देता है। ठीक है। एंड अफेक्ट एल्डरली इंडिविजुअल। ये जनरली बुजुर्गों में ये चीज कॉमन होती है। अल्जाइमर डिजीज बहुत ज्यादा सुनने को मिला होगा आपको। इट इज आल्सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन पीपल अबाउट 65 ईयर ऑफ एज। यानी ये डिमेंशिया का मतलब होता है याददाश्त या फिर थिंकिंग का लॉस हो जाना। ठीक है। तो सबसे कॉमन कॉज है डिमेंशिया का। एंड ये ज्यादातर 65 के एज के ऊपर वाले लोगों में होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि क्लिनिकल फीचर इसमें हो क्या जाता है, तो जो एडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, यानी इसमें मेमोरी लॉस होता है। मेमोरी लॉस यानी चीजों को भूलना। ठीक है। कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी सोचने समझने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इम्पेयर्ड जजमेंट एंड रीजनिंग, इसका मतलब है डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। एंड डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग डेली लाइफ, है ना, डेली लाइफ की एक्टिविटी, जैसे कि कपड़े पहनना और रास्ता भूल जाना। ठीक है। कोई चीज यहाँ पे रख दी, दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं उसको, ये सारी चीजें जो है किस में आ जाएगी, अल्जाइमर डिजीज के क्लिनिकल फीचर से। ठीक है। बट अगर हियर यू कैन नोटिस द, ये आपका नॉर्मल ब्रेन है इस साइड का हाफ, जिसमें नॉर्मल न्यूरॉन्स है। बट इन द केस ऑफ अल्जाइमर, यहाँ पे जो ब्रेन है, ब्रेन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। कैसे रिड्यूस हो गया, वहाँ के काफी सारे न्यूरॉन्स जो है डेड हो गए हैं। वो कैसे हो गए, यहाँ पे आप देखो कि दो चीजें हैं। एक है अम्लॉइड प्लेग, जो कि न्यूरॉन्स के बाहर है, न्यूरॉन्स के चारों ओर, एंड न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरो फाइब्रिली टैंगल्स। ये दोनों जो वजह है, वो इन दोनों की वजह से न्यूरो डी जनरेशन होता है, एंड फिर आप अल्जाइमर डिजीज हो जाता है। ठीक है। नाउ, तो वही ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि द डिजीज इज रेयर बिलो द 50 ईयर। मतलब बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत कम ही लोग को हुआ है कि 50 ईयर के नीचे हुआ हो। ठीक है। बट अर्ली ऑनसेट केसेस में अकर। ठीक है। बट अब अर्ली ऑनसेट के केसेस भी मिल रहे हैं। ठीक है। मोस्ट केसेस आर डायग्नोस्ड आफ्टर द 60 ईयर, एंड द रिस्क इंक्रीजेस विद एज, है ना। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा, वैसे इसका जो डायग्नोसिस है वो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। ग्लोबली अराउंड 50 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड। अगर पूरे ओवरऑल अर्थ में, पूरे विश्व में अगर हम बात करें, तो 50 मिलियन पीपल जो है वो अल्जाइमर से अफेक्टेड है, ज्यादातर वो जो 65 से एबव है। ठीक है। एंड द प्रीवैलेंस इज एक्सेप्टेड टू इंक्रीज विद द राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। नाउ, अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है जो अल्जाइमर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले कुछ जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या है कि कुछ जीन्स है, अगर वो उनमें म्यूटेशन आ गया या फिर वो अफेक्टेड हो गए, तो वो अल्जाइमर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। लाइक एपीपी, है ना, प्रेसिलिनिलिन फर्स्ट, पीसीएन फर्स्ट भी बोलेंगे उसको, प्रेसिलिनिन टू। ये ऐसे जीन्स है जो अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो। एंड पीओई 4 एलिन है, जो अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ लेट ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। नाउ, जेनेटिक फैक्टर की बात करें, तो अगर जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो कोरोनिक एक्सपोजर टू टॉक्सिन एंड हैवी मेटल्स। ओके। जो टॉक्सिन या फिर हैवी मेटल्स का अगर एक्सपोजर बढ़ेगा, तो भी चांसेस है सॉरी, अल्जाइमर डिजीज के होने की। ठीक है। या फिर कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि पहले से कोई डिजीज फेस कर रहे हैं, लाइक डायबिटीज हो गई। ठीक है। एंड बीपी हो गई। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, नॉन जेनेटिक फैक्टर में। नाउ, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में जैसे कि स्ट्रेस हो गया। ठीक है। नाउ, पुअर डाइट हो गया, या फिर इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है। मतलब ब्रेन को मेंटली इंगेज ही नहीं कर रहे वर्क करने में। ठीक है। तो अल्जाइमर डिजीज के कॉज हो सकता है। ठीक है। नाउ, अगर हम बात करें कि अल्जाइमर डिजीज पाथवे का, ठीक है, तो अगर इस डायग्राम को आप लोग क्लियरली देखोगे, तो इसके लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक जीन है। जीन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेसिनेन 1 या फिर 2 जीन है। ठीक है। या फिर एपीपी कोई जीन है। सो अगर उस जीन में आपका क्या आ जाता है बेटा, म्यूटेशन आ जाता है। ठीक है। तो अगर म्यूटेशन आ गया, तो ये जीन्स क्या करती थी, नॉर्मली ये आपका एपीपी प्रोटीन का प्रोसेसिंग कंट्रोल करती थी। यानी एपीपी का मतलब है, एपीपी यहाँ पे है
एमोलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ठीक है। तो उसके प्रोसेसिंग को क्या करती थी, कंट्रोल करती थी, ठीक है। अब अगर इसी में म्यूटेशन हो जाए तो एपीपी जो है वो गलत तरीके से कटने लग जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे उसको काटने के लिए जो एंजाइम्स है लाइक बीटा सिक्रेटेज एंड गामा सिक्रेटेज उसको कट करेंगी, ठीक है। तो बट अब क्योंकि इसमें म्यूटेशन आ गई है तो अब इनका जो प्रोसेसिंग है यानी जो कटने का तरीका है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सो एबनॉर्मल हो जाएगा तो यहाँ पे जब ये कट होगा तो इसके मोनोमर बनेंगे कौन सा, ये आपका बन गया क्या, एमोलॉइड बीटा, ठीक है, एमोलॉइड बीटा मोनोमर, ठीक है। एंड ये एमोलॉइड बीटा मोनोमर क्या करता है, ये मेम्ब्रेन की माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से के रिसेप्टर से बाइंड करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में डिसफंक्शन लाता है, ठीक है। या फिर ये जो एमोलॉइड बीटा मोनोमर है ये एमोलॉइड बीटा फाइब्रिल बना लेगा जुड़ जुड़ कर, ठीक है। फिर वो क्या बना लेंगे, एमोलॉइड प्लेग बना लेंगे, ठीक है। और ये जो एमोलॉइड प्लेग है लाइक हियर यू कैन सी, तो ये क्या करते हैं, इम्पेयर्ड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, कैसे इम्पेयर्ड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट को करेंगे, लाइक ये जो एमोलॉइड प्लेग्स है ये न्यूरॉन्स के बाहर डिप्यूजिट हो जाएंगे, देन वो सेल कम्युनिकेशन को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। अगर उन्होंने सेल कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, सो इम्पेयर्ड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट यानी एक्सॉन से ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। अब एक्सॉन से ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा तो यानी वो उस न्यूरॉन को ना न्यूट्रिएंट मिलेगा ना सिग्नल मिलने वाला है, ठीक है। एक और थोड़ा डिटेल में जाए, और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन आप लोग को समझ में आ गया कि भाई वो ये जो एम्लाइड बीटा मोनोमर है ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड करके माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को उसने डैमेज कर दिया तो एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगा तो जो आपका रॉस है, रॉस यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन, ठीक है, स्ट्रेस ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एंड न्यूरॉन्स धीरे 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 क्या हो जाएगा, वीक हो जाएंगे, तो उससे भी न्यूरो डिजनरेशन होगा। दूसरा मैं यहाँ पे बात कर रहा था एमोलॉइड प्लेग की, तो एमोलॉइड प्लेग यहाँ पे देखो आपको, एमोलॉइड प्लेग किसके साथ जुड़ गया, न्यूरो फाइब्रिल टैंगल्स, एंड यही ब्लॉक करते हैं किसके, एक्सॉन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। ये न्यूरो फाइब्रिल टैंगल्स आया कहाँ से वो समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लाइक अगर आप राइट साइड में देखो तो टाउ प्रोटीन होती है, ठीक है। टाउ प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबल रखते हैं, ठीक है। बट अल्जाइमर के केस में जो टाउ है उसका हाइपर फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कैसे हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो टाउ प्रोटीन का हाइपर फॉस्फोराइलेशन हो गया, ठीक है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्या हो गया, डीस्टेबलाइजेशन हो गया यानी अनस्टेबल हो गया, ठीक है। एंड जो टाउ प्रोटीन है वो चिपक कर ऑलिगोमर्स बना लेते हैं, ठीक है, यानी ऑलिगोमराइजेशन हो जाती है। टाउ प्रोटीन है एंड ये देखो देख साथ चिपकते ऑलिगोमराइजेशन हो गया यानी अब ऑलिगोमर्स बन गए। ये जो ऑलिगोमराइजेशन हो गया इसी को बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिली टैंगल्स, ठीक है, या फिर शॉर्ट में लिखे तो NFTS, ठीक है। एंड ये जो एन टी ठीक है, NFTS एंड एमोलॉइड प्लेक्स ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, इम्पेयर्ड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यानी अगर दोनों की वजह से देखें तो एमोलॉइड प्लेक आउटसाइड द न्यूरॉन है, टाउ टैंगल इनसाइड द न्यूरॉन है, तो दोनों क्या कर देंगे, इम्पेयर्ड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट कर देंगे एंड उसकी वजह से न्यूरोनल डी जनरेशन हो जाएगा। ये पहला कॉज ये यहाँ पे म्यूटेशन से आया, दूसरा टाउ से आया, एंड तीसरा अगर हम देखें तो कि मेटल आयन का डिसबैलेंस हो जाता है या फिर इंफ्लामेटरी फैक्टर कोई आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, मेटल आयन में डिस्टर्बेंस हो गया, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गया, तो ये सब मिलकर न्यूरो डिजनरेशन को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जिससे कि जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स है, कॉर्टिकल न्यूरॉन्स यानी ये, ठीक है। तो ये जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स है, कॉर्टिकल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, धीरे धीरे वही डिमेंशिया का कारण बनेगा यानी इंसान भूलना चालू कर देगा। एंड ये कंडीशन एज वाइज सीवर होती रहती है यानी बढ़ती ही जाती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द